नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में वृद्धि करने के साथ साथ सीआरआर में भी 50 आधार अंक की बढ़ोतरी कर दी, जो यह दर्शाता है कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाला है। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि रेपो रेट क्या है और इसे आरबीआई ने क्यों इंक्रीज किया, तो आप जाकर मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट हमारा इतना तीव्र गति से क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इससे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर तथा इंडियन पीपल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन रेट केवल भारत में बढ़ रहा है, यह पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है और इसे काबू में लाना सरकारों के लिए एक लोहे की चने चबाना जैसा हो रहा है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी इन्फ्लेशन काफ़ी बड़ी समस्या है, जहां कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 8.56% तक पहुंच गया है, जो एक बड़ी समस्या को व्यक्त करता है। ऐसी स्थिति लगभग कई दशकों से नहीं आई अमेरिका में, जो स्थिति इस समय बनी हुई है। मार्च 2022 में भारत में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन 95% रहा, जो कि आगामी माह में और बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स अप्रैल माह 2021 में अपनी मुद्रास्फीति के डबल डिजिट में थी। ऐसे समय में जब मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन भारत में इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय पर विचार करना अति आवश्यक हो गया है। दरअसल इन्फ्लेशन भारत ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इस समय है। अब हम यह जान लेते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति इतनी तीव्र गति से क्यों बढ़ रही है। अभी हाल ही में रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ है और अमेरिका का जो डॉलर है वह भारत के रुपए की तुलना में मजबूत हुआ है। अब अगर हमें $1 खरीदना है तो उसके लिए हमें 77.44 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो पहले हमें मात्र 70 रुपये पे करने पड़ रहे थे। तो अगर आपको रुपए का डिवैल्यूएशन जानना है तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब यह जान लेते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन इतनी तीव्र गति से क्यों बढ़ रहा है। दरअसल भारत में इन्फ्लेशन को केवल कॉस्ट पुश नहीं माना जा सकता, लिक्विडिटी की प्रचुरता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। एक सीमा से आगे इन्फ्लेशन का बढ़ना विकास के लिए बाधक हो जाता है और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि 135 करोड़ आबादी है और कितने जॉबलेस घूम रहे हैं। ऐसी भी स्थिति यहाँ पे मौजूद है, लेबर बहुत ज़्यादा है और उनके लिए जॉब क्रिएट उतने हो नहीं पा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का बढ़ना बेरोजगारी को और बढ़ाने में मदद करेगा। और यदि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए जमा और ऋण ब्याज दर में सहवर्ती वृद्धि के साथ साथ हमें लिक्विडिटी पर भी फोकस करना होगा। मार्च 2022 में जनरली ऐसा ट्रेंड देखा गया कि उच्च दर मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, मूल धातुओं आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण थी, जो रूस यूक्रेन संघर्ष से आई ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधान के कारण उत्पन्न हुई थी। तो वहीं दूसरी ओर खुदरा इन्फ्लेशन मुख्य रूप से तेल और वसा, सब्जी और मांस एवं मछली जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आंकड़े के अनुसार तेल और वसा में इन्फ्लेशन बढ़कर 89% हो गई, क्योंकि रूस यूक्रेन के कारण उत्पन्न जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस ने खाद्य तेल की कीमतों में उच्च स्तर तक वृद्धि कर दी। यूक्रेन सूरजमुखी तेल का प्रमुख निर्यातक देश है। सब्जियों के मामले में इन्फ्लेशन मार्च में बढ़कर 64% हो गई, जबकि मांस एवं मछली उत्पादों के मामले में फरवरी 2022 की तुलना में मूल्य वृद्धि दर 9.33% रही। दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों में तीव्र गति से वृद्धि भारत में इन्फ्लेशन का एक प्रमुख कारण है। यह कुछ उपभोग्य सामग्रियों के लिए आयात में काफ़ी वृद्धि कर रहा है, जिससे भारत में लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। ये तो हो गए भारत में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण। अब अगर हम प्रभाव की बात करें कि इससे भारतीय जनता पर या भारत के इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा देखा गया है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, जिससे हाउसिंग लोन, कार लोन जैसे जो सुविधाएं थी जो EMI पे मिल रही थी, वो सुविधाएं अब हमें काफ़ी महंगी मिलेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेपो रेट क्या है तो हमारा दूसरा वीडियो जाके देख सकते हैं। साथ ही रेपो रेट में वृद्धि
खपत और मांग को भी प्रभावित कर सकता है और इन्फ्लेशन के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आ सकती है, जैसा इस समय श्रीलंका में है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। ऐसी समस्याएं जल्दी नहीं आती, इसमें काफ़ी वक्त लगते हैं। जैसे अमेरिका में भी तकरीबन 2-2.5 साल से हो रहा था, तब जाके ऐसी स्थिति आई है। तो ऐसी ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, जो उपभोक्ता हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। अब हम यह बात कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति से यानी कि इन्फ्लेशन से निपटने के लिए भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। दरअसल मौजूदा स्थिति में यह तर्क दिया जाता है कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि का कुछ हिस्सा सरकार वहन कर लेती है तो इन्फ्लेशन कम हो जाने का है। पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क कम करने का एक सरल कारण यह भी हो सकता है कि भारत के आबादी के एक हिस्से को उसके अत्यधिक बोझ से बचाया जा सके। साथ ही साथ खाद्य कीमतों के मामले में भी यही दृष्टिकोण लागू होता है, क्योंकि ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हर आदमी को चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। लेकिन साथ ही साथ यह भी मानना गलत होगा कि भारत सरकार के पास या दुनिया के किसी भी सरकार के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो इन्फ्लेशन को कम कर सके। यदि सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त बोझ को व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में समग्र घाटा जो है वह बढ़ जाएगा। इससे उधार कार्यक्रम में वृद्धि होगी और अतिरिक्त लिक्विडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ब्याज दरों का आदेश नहीं दे सकते। ब्याज दर में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए लिक्विडिटी को कम करने हेतु उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। हाल ही में आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ाया जो इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा। आरबीआई गवर्नर ने अपने बयान में कहा भी था कि लिक्विडिटी की स्थिति को नीतिगत कार्रवाई और रुख के अनुरूप संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि शेष अर्थव्यवस्था में उनका पूर्ण और कुशल संचरण सुनिश्चित हो सके। अब हम 30 सेकंड में यह भी बात कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या किए जाने चाहिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ईंधन शुल्क में कटौती कर देनी चाहिए। साथ ही जो खाद्य कीमतों में वृद्धि हो रही है तो इन्फ्लेशन एक कारण है ही, दूसरा कारण यह भी है कि जमाखोरी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जैसे गाजियाबाद में अभी जल्द ही नींबू की चोरी हुई जिसका अमूमन मूल्य 70,000 था। तो इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है इसे प्रशासन द्वारा रोकना चाहिए। साथ ही ऐसा बार बार देखा गया है कि हमारे पास स्टॉक नहीं रहता है और किसी चीज़ की जब शॉर्टेज हो जाती है तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके लिए बफर स्टॉक जैसी व्यवस्थाएं रखनी चाहिए सरकार को और इसे डेवलप करना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक स्टोर कर सकें और आपातकाल में इसका हम उपयोग कर सकें। तो ये थे कुछ सुझाव। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन क्या है और रेपो रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा प्लीज़ दूसरा वीडियो जाके देख सकते हैं कि रेपो रेट क्या है और इसे आरबीआई ने क्यों इंक्रीज किया। तो अब वीडियो का हम यहीं अंत करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।